अच्छा साहब, बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात में तो कर दिया जो करना था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। और दूसरी इम्पोर्टेंट खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बांग्लादेश के हवाले से आने वाला स्टेटमेंट, जहां उन्होंने बांग्लादेश से ह्यूमन राइट्स के असूलों की पासदारी का मुतालबा किया है। शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की कमाल संभालने जा रही है। इकोनॉमिकली आप लोग देखें तो कंट्री अभी स्टेबल नहीं हो रहा। कि उसकी रीजन ये है कि ये इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। जब तक इंडिया से दोस्ती थी तो आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे थे, आपकी जीडीपी बढ़ रही थी। पाकिस्तान से दोस्ती कर ली तो अब कू का खतरा, आर्मी टेक ओवर का खतरा मंडरा रहा है। मसला यह है कि जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ को आपने खबरों में भी सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये मैंने आपके साथ अक्सर बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो इनकलाब, ये जो खूनी इनकलाब बांग्लादेश में है, ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये दावा बांग्लादेशी छात्रों की नवगठित एनसीपी कर रही है और एनसीपी का ये आरोप है कि देश की सेना हसीना को फिर पीएम बनाने की फिराक में लगी हुई है। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं करवा। जय हिंद दोस्तों, भारत रत्न में आपका स्वागत है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। सबूत के तौर पर राजधानी ढाका समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की सेना को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना की आपातकालीन मीटिंग का भी हवाला दिया गया है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने तो तख्ता पलट के दावों पर सफाई दिया है। उनका कहना है कि देश में अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ तो चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में प्रमुख वकार यूनुस ने एक बैठक बुलाई, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर और शीर्ष सेना अधिकारियों ने भी भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकालीन स्थिति घोषित करने या यूनुस के देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रही टेंशन पर आज कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा था, जिसके बाद बांग्लादेश अभी तक सियासी और मौशी बहरान से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अब बांग्लादेश में किसका तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, जो पहला तख्ता पलट हुआ था ना, वो तख्ता पलट इनके गले पड़ गया है। अब दूसरी बात यह है कि वकारुज़्ज़मान साहब जो उनके आर्मी चीफ है ना, ये जून में आए थे। आई थिंक 23 जून 2024 को उन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड किया था। अब ये देखें कि उस वक्त से इन्होंने एक इनकलाब उसको कामयाब बनाया। अब मसला ये है कि जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ को आपने खबरों में भी सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। अब इन्होंने जो पहला तख्ता पलट किया था, इन्होंने शेख हसीना वाजिद को दौड़ाने में, क्योंकि वो जो आप ये कह लें इनकलाबी लोग थे, वो तो शेख हसीना वाजिद को डिटेन करना चाहते थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प की, उनको वहां से निकलवा के इंडिया में भेजा। अब दूसरी बात, उस वक्त से लेके अब अगस्त में, ये मैंने आपके साथ अक्सर बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो इनकलाब, ये जो खूनी इनकलाब बांग्लादेश में है ना, ये कामयाब नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, सियासी दिमाग इसमें है ही नहीं, कोई सियासी रहनुमा इसको लीड ही नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, या आप ये कह लें कि वो जो ओबाश, दूसरे अपोजिशन की कोई सियासी जमात भी नहीं थी। देखे ना, उसकी क्या नाम है, जो ज़ियाउर रहमान की बेगम थी, उसकी भी कोई उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। वो इसी मामलात को देखते हुए वोट के अमेरिका चली गई हैं। उन्हें पता था कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि ये मामला ये चल रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिकली आप लोग देखें तो कंट्री अभी स्टेबल नहीं हो रहा। कि उसकी रीज़न ये है कि ये इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। जो इन्होंने, आप ये कह लें कि वो नहीद सलीम जो हैं, जो इनके आप ये कह लें, जिन्होंने अभी बांग्लादेश सिटीजन पार्टी बनाई थी, नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, उस नई पॉलिटिकल पार्टी पर दोबारा बात वहाँ पर चली गई। जब वो पार्टी बनी तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हो सकता है कि बांग्लादेश दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाए। अगर इलेक्शन में चला जाता है तो फिर किसी हद तक आप लोग ये कह सकते हैं कि उसके हालात, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पे आप लोगों की पिछली 20 साल से वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप
वक्त चल रहा था, जैसा भी था, डेमोक्रेसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। उसमें अब ये था कि डिक्टेटर, जाहिर बात है अभी भी चल वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही रही है, जहाँ पे नॉन इलेक्टेड बंदे आके बैठे हुए हैं। ये जो रेवोल्यूशन होता है खूनी इनकलाब, ये खूनी इनकलाब तो एक आ गया, 1200 बंदा जो है उसका वहाँ पे शहादत के बाद उन्होंने तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन मसला ये है कि उनके पास क्या वो पॉलिटिकल थॉट्स थी, वो क्या मुल्क को स्टेबल करने, उन्होंने शेख हसीना वाजिद से जान छुड़वा के मुल्क को तो दोबारा अंधेरों में डाल दिया। अब ये कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो गया, उसके बाद आप ये कह लें टेक्सटाइल क्राइसिस वहाँ पे शुरू हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी, कितने लोग हैं जिन्होंने नौकरियों से हाथ धोया, भूख मरी का आलम वहाँ पे ये है कि लोगों को आप ये कह लें कि वहाँ पे 3 टाइम का खाना लोगों को मिलने को, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, इन्फ्लेशन रेट आप ये देखें वहाँ पे मैंने अभी सुन रहा था 38% इन्फ्लेशन रेट आ गया, और शेख हसीना वाजिद के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 to 7% तक था। उसकी रीजन क्या थी कि उनको सपोर्ट कर रही थी इंडियन आप ये कह लें कि डोमिनेट गवर्नमेंट थी। इंडिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करवाया, आप ये कह लें बांग्लादेश में 70% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, टेक्सटाइल की मेजर 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की है, उसमें जॉब आप ये कह लें कि आपका ट्रीटमेंट जो है बांग्लादेश वो इंडिया में करवाना जाता था। आप ये देखिए पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश में कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोगों को जो है वो कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली, लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता में आप लोग देख लेना, जो उनका कैपिटल सिटी है, राजधानी है, वहाँ पे अगर आप लोग देखें वहाँ पे 70% आप ये कह लें कि वर्क फोर्स जो थी वो घरों को चली गई है। ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जहाँ पे कैपिटल सिटी में 70%, जहाँ पे वहाँ पे उस वक्त एम्प्लॉयमेंट रेशियो शेख हसीना वाजिद के दौर में 91% था। 91% आप ये कह लें कि मोर देन 70% लोग घरों को चले गए जिनके पास रोजगार हो। ये दंगे फसाद देखें, ये जो इंस्टेबिलिटी होती है, ये जो दंगे फसाद होते हैं, जो कयास होता है ना, ये पैदा ही सिर्फ इसलिए होता है जहाँ पे आप लोगों को हकूक नहीं मिल रहा। लोगों के पास जब जिस कंट्री में रोजगार नहीं ना होगा, लोगों के पास करने को कुछ नहीं होगा, वो फिर इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, इस आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिज्म में, इसमें वो इन्वॉल्व हो जाए। और यही मामला जो कहा था कि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश के हालात संभल जाएंगे, सवर जाएंगे, इतने महीने होने के बावजूद भी ना तो ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवा सके हैं और ना ही बांग्लादेश के हालात पर कंट्रोल पा सके हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। देखिए वो आप ये देखें ना, हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में हम यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से कहते हैं और हम लोग ऑन करते हैं कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है माइनॉरिटीज के, बीइंग अ मुस्लिम। जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे पास हमारा इस्लाम भी ये कहता है। मुल्क पाकिस्तान जब बना था तो कायद आज़म ने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं, कोई मंदिर में जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है, वो सारे आज़ाद हैं, वो जाएं। ये रियासत पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की सरजमीन, ये सब के लिए इक्वल राइट्स होंगे। अब हम बांग्लादेश में भी यही बात करते थे, लेकिन बांग्लादेश में अब ये जहाँ पे भी जब दंगे फसाद होना, चाहे माइनॉरिटी के साथ हो, मेजोरिटी के साथ हो, अल्टीमेटली वो इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। तो इंस्टेबिलिटी आपने देखा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ इन्होंने, हिंदुओं पे दूसरे जो माइनॉरिटी थी वहाँ पे इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। उससे रीजन क्या हुई कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े टाइकॉन थे बिजनेस के, जो कि अब ये कह लें कि गैर मुस्लिम थे, वो अपना सरमाया निकालना उन्होंने शुरू कर दिया।